मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेलों का समूहन शुरू किए हैं और श्रेणी क्रम समूहन का चर्चा पिछला वीडियो में हम लोग कर दिए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या किए थे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो कहे थे कि पहले सिंपल सेल का फिगर बनाना बताया है कि यह बड़ा वाला प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट है, छोटा वाला निगेटिव प्लेट है। और ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से तीर बना देते हैं जो कि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता है। और अगर बैटरी का ईएमएफ हेक्साई है तो इसका विद्युत वाहक बल हेक्साई लिख दिए। आंतरिक प्रतिरोध आर है तो इसको इस तरह से निगेटिव प्लेट से ही अटैच करके बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शो कर देते हैं। तो बड़ा वाला आपका पॉजिटिव है, छोटा वाला प्लेट क्या है, निगेटिव है। और दो या दो से अधिक सेलों को समूहित करने के लिए बताए थे कि हमको अपना आवश्यकता अनुसार परिपथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धारा चाहिए या वोल्टेज कितना चाहिए, उस हिसाब से हम सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या फिर मिक्स ग्रुपिंग में भी, मिक्स ग्रुपिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो समायोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में बताए थे क्या, तो पहला प्लेट का ऋण ध्रुव और दूसरे प्लेट के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। फिर दूसरा प्लेट का ऋण ध्रुव अगला सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। और इसी तरह से आपका क्रम बढ़ते चला जाता है। सभी का ईएमएफ मान लीजिए हेक्साई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो इस तरीके से आपका एक का ऋण ध्रुव, दूसरे का धन ध्रुव, फिर दूसरे का ऋण ध्रुव, अगले का धन ध्रुव, फिर इसका ऋण ध्रुव, उसके अगले का धन ध्रुव। इस तरह से अगर जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि यह प्लेट किस में है, श्रेणी क्रम में है या सीरीज ग्रुपिंग में है। और इसका विशेषता भी हम लोग देखे थे कि इसको अगर बाह्य परिपथ से, जिसका कि प्रतिरोध कैपिटल आर है, इस तरह से अगर जोड़ रहे थे तो यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आर जो कि बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत छोटा हो, उस केस में हम लोग को क्या हो रहा था कि धारा n गुना हो जा रहा था। लेकिन वही अगर दूसरा केस हम लोग लिए थे कि अगर R मच ग्रेटर देन R हो, यानी कि बाह्य प्रतिरोध से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का भी बड़ा हो, तो उतना ही धारा मिल रहा था जितना एक अकेले सेल से प्राप्त होता था। ये दोनों चीज़ हम लोग निकाल लिए हैं लास्ट वीडियो में, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, एग्जाम में भी आप लोग को पूछेगा। तो श्रेणी क्रम का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग समांतर क्रम देखेंगे और यह भी बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग से चर्चा करेंगे हम, थोड़ा सा ज़रूरी है आप लोग के लिए भी, कि जैसा हम रिव्यू देख रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, आप लोग को पता है, तो हमेशा स्टूडेंट से डेली 100-200 स्टूडेंट से मिलते जुलते पढ़ाते हुए कुछ कुछ समस्या हम रिव्यू लेते रहते हैं कि क्या सब प्रॉब्लम है। तो इस साल तो पहला प्रॉब्लम आप लोग का कोरोना वगैरह के लेके जो लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो समय तो लगभग समाप्त हो गया अगर इंटर के लिहाज से देखा जाए तो। और अभी 2-3 महीना अगर समय मिल भी रहा था आपका दिसंबर जनवरी, तो कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है, तो कहीं कुछ है, अलग अलग तरह का डिस्टरबेंस है, पर्व त्यौहार भी इसी में आते जा रहा है। तो एक समस्या तो यह आप लोग के साथ हो रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण समस्या हमको समझ में आया कि कंटेंट ज़्यादा हो जा रहा है। यह बड़ा अनोखा समस्या यह देखने को हमको समझ में आया स्टूडेंट से बात वगैरह करके, कि पहले के समय में क्या था कि बहुत लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल था, स्टडी मटेरियल काफ़ी लिमिटेड था, उसी को स्टूडेंट पढ़ते थे, या बहुत हुआ तो गेस पासपोर्ट वगैरह एग्ज़ाम के टाइम में लेते थे। हालांकि वह हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। गेस पासपोर्ट रटना या पढ़ना बिल्कुल समय बर्बाद करना है, वह समय आपको आएगा नहीं, और उसमें एरर भी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी एंगल से आप गेस पासपोर्ट से पढ़ के पास करना बहुत मुश्किल काम है। वो
उन लोगों के लिए है जिसको कि बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा भगवान दे रखे हैं, कि फोटोग्राफिक मेमोरी जिसको कहता है कि कोई चीज़ देखा और प्रिंट हो गया, तो उसके लिए ठीक है। नहीं तो फिजिक्स पढ़ने का बेस्ट तरीका तो यही होगा कि समझ के एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, तो फिजिक्स से आसान फिर कोई विषय नहीं रहेगा। तो वही हम चर्चा कर रहे थे, जो हमको अभी तक समझ में आया कि अभी चूँकि ऑनलाइन माध्यम में आप हमारा एक वीडियो अगर देख रहे हैं तो साथ साथ और भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे क्रिएटर का वीडियो आपको रिकमेंडेशन में आते जाएगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, या मैक्सिमम लोग, कि सबको चाह रहा है कि हर एक कंटेंट को वह देख ले, सबको कवर कर ले, जो कि एकदम असंभव है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो सबको, किसी को ऑफलाइन कर रहा है, किसी को डाउनलोड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जैसे कहता है ना कि दवा है, अगर दवा का ओवरडोज हो जाए तो वह भी जहर के समान है, या अच्छा से अच्छा भोजन भी है और आप ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा तो वह भी आपको खराबी करेगा। ठीक उसी तरह से कंटेंट भी अगर हद से ज़्यादा है तो स्टूडेंट कंफ्यूज है, कुछ इस टीचर का पढ़ रहा है, कुछ उस टीचर का पढ़ रहा है, कुछ यहाँ से पढ़ रहा है। तो हम यह नहीं कहते हैं कि हमारा वीडियो ही बेस्ट है, इसी को देखिए, यह हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर माइंड में आप सेटअप लाइए कि कहाँ से आप कंप्लीट कवर आपका हो रहा है, जो कि आपको समझ में आ जाए, और जितना से आपका एग्ज़ाम का बेसिक हो जाए। पढ़ने का कोई और अंत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको भटकाव को रोकना होगा, मन को नियंत्रित करना होगा कि कम से कम कोई बुक ही उठा रहे हैं या हम ही वीडियो डाल रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, कम से कम कोई भी टॉपिक ही है तो उसको पूरा देखिए, तभी बेनिफिट होगा। अन्यथा आप लोग भटकते रह जाइएगा। या थोड़ा सा ज़रूरी था इसलिए हम चर्चा कर लिए हैं आप लोग से। बाकी हम लोग जल्दी से समांतर क्रम समूहन देख लेते हैं, बहुत आसान है। श्रेणी क्रम समझ ही लिए हैं हम लोग। समांतर क्रम में अब क्या करना है, तो सबसे पहले सेल का आपको बता दिए हैं किस तरह से बनाते हैं। तो यह बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव है, और इसी में सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम R शो कर लिए। इस तरह से आपके पास एक सेल हो गया, इसका EMF मान लीजिए हेक्साई है। अब अगर एक से अधिक सेल को हमको और समांतर क्रम में जोड़ना है, क्या करते हैं, तो सभी सेल का पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पे और सभी का निगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पर ले लेंगे। बहुत आसानी से सब लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, तो मान लो कि हमारे पास एक से अधिक सेल है और अभी सबका EMF समान लेंगे, हेक्साई लेंगे और आंतरिक प्रतिरोध R लेते हैं। तो दूसरा सेल भी यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह से फिगर देखो, यह आपका दूसरा सेल हो गया, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है, EMF हेक्साई है। इसी तरह से तीसरा सेल भी ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध R ले लीजिए, EMF हेक्साई ले लीजिए। और इसी तरह से आप जोड़ते हुए मान लीजिए कि यह आपका Nवां सेल है, देख लो। तो इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास N सेल है। अब N सेल है और इन सभी को हमको जोड़ना कैसे है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए लिख दिए हैं कि इस क्रम में सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर तथा सभी सेलों का ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पे जोड़ा रहता। तो आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी का धन ध्रुव इस तरह से देख लो, एक बिंदु पर लाके सबको जोड़ दिए। मान लीजिए कि यह बिंदु आपका A है और सभी का पॉजिटिव जो बड़ा वाला प्लेट है एक बिंदु पे जोड़ दिए। इसी तरीके से सभी का ऋण ध्रुव कर रहा है, दूसरे बिंदु पे जोड़ दीजिए। तो सभी का ऋण ध्रुव देख लो, इस तरह से हम दूसरे बिंदु पे जोड़ दिए। इसको अगर A कर ले रहे हैं, इसको भी कुछ नाम दे देंगे हम लोग आगे। तो एग्जाम में फिगर बनाने के लिए भी इसी तरह से आप N सेल शो कर दीजिए, सबका पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पे, निगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु पे डाल दीजिए। अब साथ में आपका जैसे कि यह परिपथ है, बैटरी है, इससे कुछ धारा भी लेना या तो सेल को जोड़ दिए। तो मान लीजिए कि इसी के साथ हम एक बाह्य प्रतिरोध
जिसको कि नाम दे देते हैं कैपिटल आर। यह भी आपका इस तरह से देख लो जोड़ दिए। अब नाम दे दीजिए, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। यह ए है, इसको बी कह लीजिए, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। कुछ कुछ नाम अपना सिंपली आपका चूँकि लूप चुनना होगा तो हम लोग को आसानी होगा इस तरह से। तो एन सेल को हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना था। सभी का धन ध्रुव बिंदु ए पर जोड़ दिए, सभी का ऋण ध्रुव बिंदु डी पर जोड़ दिए, और बिंदु ए और डी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ दिए। अब यह सेल क्या करेगा, बाह्य प्रतिरोध मान लीजिए धारा आई भेजेगा, जो इस तरह से बाह्य प्रतिरोध से होकर वापस यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ध्यान से देख लो। तो यह फिगर में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग फिगर बना लीजिएगा। अब इसके द्वारा यह जो धारा आई मिल रहा है, जो यह आई करंट बाह्य परिपथ में जा रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग श्रेणी क्रम में ही चर्चा कर लिए थे कि धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का नेट प्रतिरोध। तो किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग किए थे, उससे भी यही रिजल्ट मिला था। विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का नेट प्रतिरोध। तो देखो, जब सेल आपका समांतर क्रम में है तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, जो कि किसी एक सेल का है, यानी कि हेक्साई है। जबकि यही आपका श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जा रहा था, एन हेक्साई हो रहा था। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा, जो कि किरचॉफ्स लॉ से हम निकाल भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली हम कर रहे हैं, रट लीजिए। अगर किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा भी तभी यही रिजल्ट मिलेगा कि अगर समांतर क्रम में है तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि यह हेक्साई होगा। जबकि अगर यही श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल क्या हो जाता, तो अगर एन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते, सबका ईएमएफ ही था, हेक्साई था, आंतरिक प्रतिरोध आर था, तो वह एन हेक्साई हो जाता। वो लास्ट वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। तो नेट विद्युत वाहक बल तो आपका क्या हो जाएगा, हेक्साई हो जाएगा। लेकिन अब हमको चाहिए परिपथ का नेट प्रतिरोध। देख लीजिए, तो साइंस सब्जेक्ट है, सब एक दूसरे से चैन की तरह जुड़ा हुआ है, और हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह पूरा परिपथ है और हमको इसका नेट प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। एकदम आसान है, कैसे निकलेगा देखो। तो यह आंतरिक प्रतिरोध आर 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 इस तरह से एन आर होगा, और सब कैसे जुड़ा हुआ है देख लीजिए, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। सब प्रतिरोध कैसे है, समांतर क्रम में है, और इसके साथ आपका बाह्य प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है, तो यह कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या चालाकी करेंगे कि पहले इस बैटरी का जितना भी आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर है, जो कि कैसे है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि माना परिपथ का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश मान लिए, यानी यह सभी आर आर जो है, जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और यह सब कैसे, चूंकि सभी सेल आपका पैरेलल में है तो आंतरिक प्रतिरोध भी पैरेलल में है, तो सभी का समतुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लिए, आर डैश मान लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं
समांतर क्रम समूहन के लिए क्या होता था फॉर्मूला, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करते थे। तो समतुल्य अगर r' माने हैं तो 1/r' बराबर क्या हो जाएगा 1/r प्लस, फिर इसके लिए भी लिखेगा 1/r प्लस 1/r, और कितना टर्म तक हो जाएगा n टर्म, यानी कि 1/r' बराबर आपको मिल जाएगा n/r। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि r' बराबर क्या हो जाएगा, तो r/n। देख लीजिए, तो हमको क्या मिल रहा है कि सभी आंतरिक प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़े तो सभी का समतुल्य प्रतिरोध r' बराबर क्या मिल गया, देख लेंगे कि सभी सेल के आंतरिक प्रतिरोध R जो है उस सभी आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। तो हम मान लिए कि आंतरिक प्रतिरोध समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध r' है, तो 1/r' बराबर क्या हो गया 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टर्म तक, या 1/r' बराबर हमको मिल गया n टर्म तक है, तो n/r या r' का मान क्या हो गया r/n, यानी कि बढ़िया सभी सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध r' का मान आपने निकाल लिया कितना r/n। और साथ में देखो कि यह बाह्य प्रतिरोध r भी है, और यह इस सभी के बदले समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आप लोग जानते हैं कि सभी के बदले एक अकेला प्रतिरोध आपका हो गया r', और यह r कैसे आएगा, यह अब श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो इस सेलों के समांतर क्रम समूहन से हमको धारा I जो मिलेगा वह किसके बराबर होगा, तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल। तो समांतर क्रम समूहन में हम बताए हैं कि एक अकेले सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि I बराबर नेट विद्युत वाहक बल हेक्स I। अब हमको चाहिए परिपथ का नेट प्रतिरोध, तो नेट प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, तो बाह्य प्रतिरोध आपका क्या है R प्लस आंतरिक प्रतिरोध आपने निकाल दिया r'। तो सेलों के समांतर क्रम समूहन से मिलने वाली विद्युत धारा I हो गया आपका हेक्स I/r प्लस r'। यहाँ से आप लिख सकते हैं I बराबर हेक्स I/r प्लस r' का मान यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देख लीजिए r', इसको समीकरण अगर 1 कह देते हैं तो r' बराबर r/n है। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, I बराबर हमको मिल जाएगा हेक्स I/, यह n आपका एलसीएम हो गया, तो यह हो गया rn प्लस r, यह I बराबर यह n ऊपर चला गया n हेक्स I/r प्लस nr। इसको ध्यान से सब लोग नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल था। क्या था, तो जो अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल एक अकेले सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल एक अकेला सेल का विद्युत वाहक बल हेक्स I हो गया। और परिपथ का नेट प्रतिरोध, अब नेट प्रतिरोध कैसे मिलेगा, तो सभी आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध r' जो कि समांतर क्रम में है निकाल लिए, क्या हो गया r/n, और इसके साथ आपका बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। तो नेट बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया R प्लस r' का वैल्यू हमने रख दिया r/n। तो यह आपका हो गया Rn प्लस r/n, n ऊपर जाएगा तो I बराबर हो गया n हेक्स I/r प्लस nr। यह इम्पोर्टेंट है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समांतर क्रम समूहन से बाह्य परिपथ में हमको धारा मिल रहा है I बराबर n हेक्स I/r प्लस nr। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे पिछला श्रेणी क्रम में हम लोग किए थे कि अलग अलग केस लिए थे, एक में बाह्य प्रतिरोध का मान जो है आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा लेंगे और एक में छोटा लेंगे। केवल 2 केस है, बहुत आसानी से हम लोगों का हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद दोनों केस हम आप लोग को करवा देते हैं, एकदम सिंपली हो जाएगा यहाँ तक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि
दो अलग अलग केस लेंगे। पहला केस ले रहे हैं कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत छोटा हो, यानी कि आर इज मच लेस देन आर। तो आपको पता ही है कि आई बराबर क्या है, एन हेक्स आई बटे आर प्लस एन आर। वही ट्रिक लगाएंगे, क्या कीजिएगा, तो चूंकि आर का मान क्या है, इस आर से बहुत बड़ा है, आप यह एन आर कॉमन ले लीजिए, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 प्लस आर बटे एन आर। अब यहाँ पे देखो कि यह आर चूंकि यह बहुत छोटा है, किससे, कैपिटल आर से, यानी एक छोटा चीज़ में बहुत बड़ा चीज़ से भाग दीजिएगा तो यह लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आर बटे एन आर यह क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। और हमको मिलेगा क्या, तो विद्युत धारा आई बराबर एन हेक्स आई बटे एन आर, एन से एन कट गया, आई बराबर मिल गया हेक्स आई बटे आर। और याद कीजिए यह हेक्स आई बटे आर क्या है, तो यह एक अकेले सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। यह चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़े थे, सभी का ईएमएफ हेक्स आई था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर था, तो धारा आई मिल गया एन हेक्स आई बटे आर प्लस एन आर। यह हम लोग जस्ट देखे थे। अब एक स्पेशल केस ले लिए कि आर जो है मच लेस देन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध आर से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है। तो उस केस में क्या किए, तो यह एन आर अगर कॉमन लिए, यहाँ पे 1 बचा, यह क्या हो जाएगा, आर बटे एन आर गुना कीजिएगा, वापस यही रिजल्ट मिलेगा। तो आर बटे एन आर, आर बहुत छोटा है आर कैपिटल आर की तुलना में, तो आर बटे एन आर टेंडिंग टू 0 हो गया, लगभग 0 के बराबर हो गया। बच गया हमको एन हेक्स आई बटे एन आर, एन से एन कट गया, आई बराबर हेक्स आई बटे आर। और यह हेक्स आई बटे आर शुरू में ही हम लोग श्रेणी क्रम में निकाले थे कि एक अकेले सेल से प्राप्त धारा क्या हो रहा था, हेक्स आई बटे आर, जबकि आंतरिक प्रतिरोध आर बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत कम था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर बाह्य प्रतिरोध आर से बहुत छोटा हो, उस केस में सेलों को समांतर क्रम समायोजन से हमको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि धारा उतना ही प्राप्त होता है जितना कि एक अकेले सेल से प्राप्त होता है। तो लिख देते हैं, इसी को पॉइंट में भी याद रखिएगा कि जब आर मच लेस देन आर हो, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से बहुत छोटा हो, तो सेलों के समांतर क्रम समायोजन से कोई लाभ नहीं होता तथा प्राप्त धारा एक अकेले सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती। कैसे आसानी से हम लोग कर लिए। अब जल्दी से यहीं पे हम केस बी भी लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा आज का वीडियो नहीं करेंगे, बहुत चीज़ आगे भी हम लोग को पढ़ना है। अभी प्रत्यावर्ती धारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक केस तो ले लिए कि आर मच लेस देन आर है, जस्ट अब इसका उल्टा ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो आर मच ग्रेटर देन आर लिख देते हैं, अर्थात सेल का आंतरिक
प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध हम लोग लिए हैं कैपिटल आर से बहुत बड़ा। बस यही दो केस हम लोग को हमेशा लेना होगा, चाहे श्रेणी क्रम समायोजन हो या समांतर क्रम समायोजन हो। तो श्रेणी क्रम में पहला केस हम लोग ले लिए कि R जो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा है, तो धारा उतना ही मिला जितना एक अकेले सेल से प्राप्त होता था, धारा में हमको कोई लाभ नहीं हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि जब R मच ग्रेटर देन R है, यानी कि सेल का यह R क्या है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है और यह बाह्य प्रतिरोध R से बहुत बड़ा है। अब उस केस में क्या होगा देखिए, तो हमको तो यह तो रिजल्ट पहले ही मिल गया है, I बराबर N हेक्स I, यानी कि नेट विद्युत वाहक बल बटे R प्लस N। तो हमेशा याद रखना कि समांतर क्रम समूहन में सेल का विद्युत वाहक बल एक अकेले सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ हेक्साई होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ R प्लस NR किए थे और उसका N ऊपर चला गया था तो यह N हेक्साई हो गया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा जब भी समांतर क्रम समूहन में होगा तो सेल का विद्युत वाहक बल एक अकेले सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी वहाँ हेक्साई होगा। और यह I बराबर N हेक्स I बटे R प्लस NR, यह सॉल्व करके हम लोग को इतना आया था जो कि शुरू में किए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो I बराबर हो गया N हेक्स I बटे R प्लस NR। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो अब चूंकि स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है तो यही हो जाएगा N हेक्स I बटे, यह R कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस NR बटे R। यहाँ पे अब क्या केस हो रहा है देख लो, कि हम मान लिए हैं कि R जो है इस R से बहुत छोटा है, यानी कि NR बहुत छोटा है किससे, स्मॉल r से। तो छोटा चीज़ में बड़ा चीज़ से भाग दीजिएगा, आपका NR बटे R टेंडिंग टू 0 हो गया। और अब क्या मिल गया हमको देख लीजिए, तो I बराबर मिल गया N इंटू हेक्स I बटे R। अब यहाँ पे देखिए कि हेक्स I बटे R क्या है, तो एक अकेला सेल से प्राप्त धारा है, लेकिन कब, जब आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध R से बहुत बड़ा था। उस केस में एक अकेला सेल कितना धारा दे रहा था, हेक्स I बटे R, और हमको धारा मिल कितना रहा है, N हेक्स I बटे R। तो लिख सकते हैं कि अर्थात धारा एक अकेले सेल से प्राप्त धारा, तो अकेला सेल से कितना प्राप्त हो रहा था, हेक्स I बटे R की N गुनी। तो अलग से हम नहीं लिख रहे हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध R आपका बहुत बड़ा था किससे, बाह्य प्रतिरोध R से, तो धारा हमको मिला N हेक्स I बटे R, यानी एक अकेला सेल से धारा मिलता है हेक्स I बटे R, उसका N गुना हुआ, मतलब कि आपको फायदा होगा। तो लिख देते हैं कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध जो कि आपका क्या है, कैपिटल R से बहुत बड़ा हो तो समांतर क्रम समूहन में धारा अकेले सेल
से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। मतलब धारा के मामले में हमको फायदा होगा। तो समांतर क्रम समूहन में जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध R से बहुत बड़ा हो तो समांतर क्रम समूहन में हमको फायदा होगा। धारा हमको NXI/R यानी कि n गुनी प्राप्त होगी। जबकि समांतर क्रम समूहन में अगर आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध R से बहुत छोटा है तो धारा उतना ही प्राप्त होगी जितना कि एक अकेले सेल से प्राप्त होता था और हमको कोई खास फायदा इसमें नहीं होगा। तो सेलों का समांतर क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, सारा पॉइंट हम अपना प्रयास किए हैं कि एकदम क्लियर कर दिए हैं। बहुत डिटेल में अब हम नहीं जा रहे हैं। इसमें किरचॉफ्स लॉ हम श्रेणी क्रम में लगा के समझा दिए थे। अब इसके बाद हम लोग आगे मिश्रित क्रम समूहन भी कर देंगे। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा आपको हर साल पूछेगा। कभी उसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया और कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका अगला टॉपिक हम करेंगे। मिश्रित क्रम समूहन भी कर देंगे इसी बीच में। और कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर, यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब अलग अलग टॉपिक भी हम जल्दी जल्दी आप लोग को डालेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक ही रहने देंगे। सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर रहना चाहिए कि अगर श्रेणी क्रम में n सोल को जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल जो होगा, नेट विद्युत वाहक बल, वह n गुना हो जाएगा यानी कि NXI हो जाएगा। जबकि समांतर क्रम में जोड़िएगा तो विद्युत वाहक बल एक अकेले सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं तो एक का ऋण ध्रुव, दूसरे का धन ध्रुव, फिर दूसरे का ऋण ध्रुव, तीसरे का धन ध्रुव, इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। समांतर क्रम में सभी का एक सिरा यानी धन ध्रुव एक बिंदु पे, सभी का ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पे। तो अच्छा से आप लोग वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए जितना ज़्यादा हो सके। और शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए जितना भी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। हमको भी अच्छा लगेगा, लाइक मिलेगा, व्यूअर बढ़ेगा तो हमारा मेहनत अपना लगेगा कि जगह पे जा रहा है। तो वीडियो अब जल्दी जल्दी आप लोग का डालेंगे। 11 के लिए भी अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। आपका SC वर्मा का पूरा प्रॉब्लम हम 11 के लिए करवाने वाले हैं। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। अगला आपका व्हीटस्टोन ब्रिज करवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।